इंडिया डिबेट के स्पेशल एडिशन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट में सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस का एक मामला चल रहा था और आज उसकी सुनवाई थी, लेकिन आज फिर वो टल गया। आप सबको मालूम है, कुछ नहीं हुआ। अदालत में तारीख पर तारीख मिलते जा रही है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये कि सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अधीन आती है, वो अभी तक सहारा के सिलसिले में क्या क्या काम की है। आज इस मुद्दे पर बात करने के लिए बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अम्मीलाल मील झुंझुनू, बहुत स्वागत है आपका। झुंझुनू से अम्मीलाल जी, बहुत स्वागत है आपका। और भी जो निवेशक बंधु हैं वो सारे लोग जुड़ेंगे। आप सबको दिगांशु साहू लिख रहे हैं कि सर जी नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामना। मैं हाथ जोड़ करके आप सबके प्रति आभार प्रकट करता हूं और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामना भी देता हूं। अनीता कुमारी हैं और बाकी लोग। दीपक शाह जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है दीपक जी आपका। आज 2-3 बिंदुओं पर गंभीरता से चर्चा होगी। कुछ देर में और भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। मैं कन्हैया शाह से भी आग्रह कर रहा हूं कि वो भी अगर शो में ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन करें, और कोई भी व्यक्ति कोई अनर्गल टिप्पणी किसी के खिलाफ ना करें, ये मैं आप सबसे अनुरोध कर रहा हूं, क्योंकि ये बेहद जरूरी है। अगर आप अनर्गल टिप्पणी करते हैं तो उससे लोगों में एक अविश्वास जाता है। ये काम ना करें। पहली तो हम आपको एक जो जानकारी है वो दे दें कि हाई कोर्ट में जो आज तारीख लगी हुई थी एसएफआईओ की, वो सुनवाई टल गई। अब दूसरी तारीख मिल गई है। जो दूसरी तारीख आएगी तो वो हम आप लोगों को बताएंगे। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मामला है कि क्या सहारा का अब मालिक कौन है। आज मैं इस मुद्दे पर बात करना चाहता हूं और इसलिए मेरी अपील है कन्हैया जी से कि वो ज्वाइन करें। वो सहारा का पक्ष रख रहे थे। मैं एक मीडिया समूह के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं निष्पक्षता से सभी मुद्दों को सामने में रखूं। ऐसा संदेश बिल्कुल नहीं जाना चाहिए कि क्यूवाइब नेटवर्क सिर्फ निवेशकों की बात को उठा रहा है, कार्यकर्ताओं की बात को उठा रहा है, सहारा प्रबंधन की बात को सुनना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है। मैंने हमेशा सहारा प्रबंधन की बात को जिन किसी ने ये इच्छा जाहिर की कि मैं सहारा प्रबंधन की तरफ से कुछ बोलना चाहता हूं, हमने पूरा मौका दिया और अपने तरफ से आज तक ऐसा कोई बर्ताव नहीं किया जो ये कहें कि आप प्रबंधन के खिलाफ कोई मुहिम चला रहे हैं। मैं तो बल्कि ये भी कह रहा हूं कि कोई निवेशक एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ देम, ये भी मैं कह रहा हूं कि उन लोगों की भी कोई इच्छा नहीं है कि सहारा प्रबंधन के खिलाफ कैंपेन चलाएं। उनकी सिर्फ अपने पैसे को लेकर के डिमांड है और ये उनके जायज डिमांड है। 1% भी वो नाजायज डिमांड नहीं कर रहे हैं। और अगर यही पैसा सहारा श्री के परिवार का होता तो वो भी इसी प्रकार से प्रतिक्रिया व्यक्त करते। यही पैसा अगर वो सहारा श्री से जुड़े हुए दूसरे लोग होते, प्रबंधन के बड़े लोग होते, उनके भी मुखारबिंद से इसी प्रकार की वाणी सुनने को मिलती इतने वर्षों के बाद।
तो रही बात निवेशकों के धैर्य की, तो निवेशकों ने अपने धैर्य में कोई कमी नहीं रखी है। इखलाक उद्दीन शेख लिख रहे हैं कि सर क्यूसॉप का कुछ होगा सर। सिर्फ क्यूसॉप का नहीं, सहारा मल्टीपर्पस कॉरपोरेशन का भी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसका हो, चाहे सहारा फाइनेंशियल का हो, चाहे सहारा रियल एस्टेट का हो, सारे पैसे के बारे में जांच चल रही है। सारे पैसे के बारे में पता लगा करके यही सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस जो है वो सरकार को बता रही है, क्योंकि वो सरकार के अधीन की संस्था है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अधीन वो काम करती है। तो वो सरकार को बता रही है कि पैसे की बगलिंग क्या हो रही है या नहीं हो रही है। लेकिन जैसा कि हमारे एजेंट बंधु कई बार हमें अपने लाइफ में आकर के उन्होंने इस बात को बताया है कि आज तक घपलेबाजी हो रही है। तो आज दो महत्वपूर्ण बात पे हम बात करेंगे। एक तो सहारा प्रबंधन के सर्वे सर्वा आज के दिन में कौन है, और दूसरा कि क्या यह बात सच है कि निवेशकों के ऊपर और कार्यकर्ताओं के ऊपर हायर मैनेजमेंट की तरफ से दबाव बनाया जाता था कि आपका जो क्लाइंट है, मान लीजिए राम जी एक एजेंट हैं और उनके क्लाइंट 5 हैं और 5 की मैच्योरिटी 2 साल बाद होने वाली है। 2 साल बाद जब वो पांचों पैसे मांगने के लिए आए राम जी से, तो राम जी को कह दिया गया कि नहीं साहब, आपका 5 लाख रुपया देनदारी है जो आपको अपने क्लाइंट को देना है। अब ये 5 लाख रुपया तभी मिलेगा जब आप 5.5 लाख रुपया मार्केट से उठा के लाते। मतलब ये राम जी को 5.5 लाख रुपया मार्केट से लाना है और उसमें से 5 लाख रुपया अपने क्लाइंट को देना है। 5 लाख रुपया जो पहले लिया था, जिसकी मैच्योरिटी 5 लाख हुई है, या 2 लाख या 3 लाख रुपया जो पहले लिया था, वो पैसा प्रबंधन के ही पास है रखा हुआ, और सहारा के एजेंट को प्रबंधक कहते थे कि आप मार्केट से पैसा लाइए, वही पैसा इधर से लेकर के उधर दे दीजिए, हमको मत दीजिए। तो क्या होगा कि हमारे पास जो आपका पहले का 2 लाख रुपया है वो तो हमारे ही पास है। अब वो पैसा कहां गया? ठीक है, वो पैसा गया रियल एस्टेट के जमीन खरीदने में, वो पैसा गया अलग अलग वेंचर में, पैसे उन्होंने निवेश किए, चाहे वो एमबी वैली में निवेश किया, चाहे वो एयरलाइंस में निवेश किया, चाहे वो होटल्स में निवेश किया, मीडिया में निवेश किया, हॉस्पिटल में निवेश किया। अब वो पैसे जो पहली किस्त में ली गई थी, उन पैसों का हिसाब तो कंपनी के पास है और वही पैसे उनको लौटाने थे। लेकिन अब जो एजेंट बंधु ने जो नया क्लाइंट पकड़ लिया, तो उनका तो छुट्टी हो गया, लेकिन नए क्लाइंट का पैसा दूसरे को चला गया। अब नए क्लाइंट को जो पैसा वापस करना है, उसके बारे में अब कंपनी क्या राय देगी, क्या कह रही है। तो ये अजीब तरह का वातावरण एजेंट के लिए बन गया और निवेशक के लिए बन गया। ये एक विशियस सर्किल है जिससे कार्यकर्ता निकल नहीं पा रहे हैं, बुरी तरह से फंस गए हैं। अब ये बात कार्यकर्ताओं ने ऐसा क्यों किया? कार्यकर्ताओं ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनके पास रोजगार के साधन नहीं थे, और ये उच्चस्थ प्रबंधन इस बात को जानती थी कि ये जाएंगे कहां, मरता क्या ना करता। इनको अगर अपनी रोजी रोटी चलानी है तो इनको नए क्लाइंट ढूंढने पड़ेंगे, और वो बेचारे पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से नए क्लाइंट को ढूंढते थे, नए क्लाइंट को ले आ पाते थे। जो नए क्लाइंट को नहीं ला पाते थे उन्हें नॉन परफॉर्मर कहा जाता था। परफॉर्मर वो होते थे जो नए क्लाइंट को ले आते थे। फिर जो परफॉर्मर होते थे
उनको अलग अलग तरीके से अवार्ड दिया जाता था, उन्हें पुरस्कृत किया जाता था, उनका सम्मान किया जाता था। और जब एक व्यक्ति का सम्मान होगा एक ऑफिस में, और मान लीजिए वहां 10 कार्यकर्ता काम कर रहे हों, एक व्यक्ति का सम्मान हो रहा है, एक व्यक्ति का जीवन शैली बहुत शानदार हो रहा है, एक व्यक्ति को अपने क्लाइंट से लाए गए पैसे के एवज में मोटा पैसा कमीशन के रूप में मिल रहा है, तो बाकी जो 9 एजेंट थे वो खुद को अवसाद में महसूस करते थे, खुद को नॉन परफॉर्मर मानते थे। फिर उनमें हिम्मत बढ़ती थी और फिर वो लग जाते थे नए क्लाइंट को ढूंढने में, और फिर वो अपने उन साथी का हवाला दे करके कि देखिए साहब, राम जी ने कमाल का काम किया है, हमारे ही ऑफिस में काम करते हैं, उनको देखिए लोग पैसे दे रहे हैं, आप मुझे क्यों नहीं दे रहे हैं, मुझे भी सहयोग कीजिए, मुझे भी दीजिए, उनका पैसा देखिए सुरक्षित है। राम जी ने जिस क्लाइंट का नाम दिया उस क्लाइंट का नाम बताते थे, वो उसी इलाके के होते थे। अब वो राम जी और वो क्लाइंट, उन दोनों को बेच करके फिर दूसरा क्लाइंट, दूसरा जो एजेंट था, वो अपने प्रोडक्ट को बेचता था। प्रोडक्ट क्या था उनका? स्कीम था, वो स्कीम बेचता था। अब वो स्कीम जब बेचता था तो दूसरा भी ग्राहक उसमें आ जाते थे, कन्विंस हो जाते थे। मैं नहीं बोल रहा हूं फंस जाते थे, मैं ये बात नहीं बोल रहा हूं कि वो ग्राहक फंस जाते थे, बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। तो वो ग्राहक जो है, विश्वास उनको हो जाता था कि राम जी का जो क्लाइंट है उन्होंने भी पैसा जमा किया है, उनका भी पैसा सुरक्षित है, मैं भी जमा कर देता हूं। फिर वो